मैंने 2-3 शायद चंबल की आपकी कुछ इंसिडेंट्स और कहानियाँ सुनाई हैं चंबल के बारे में। ये कहानी कायदे से चंबल की तो नहीं है, चंबल के डाकुओं की भी नहीं है, लेकिन है चंबल की भी है, चंबल के डाकुओं की भी है, लेकिन एक दूसरी सूरत में है। और इस कहानी से मैं डायरेक्ट जुड़ा हुआ भी हूँ। जिस महिला, जिस पत्नी, जिस बहादुर महिला की ये कहानी है, उससे मुलाकात भी की है। और ये वाकई कहानी जो है हैरान करने वाली है। बस ये समझिए कि एक बचपन से हम लोग सुनते पढ़ते आए हैं सावित्री और सत्यवान की कहानी, कि किस तरीके से वो सावित्री जो है वो अपने पति की जान वापस लेने के लिए यमराज के पास पहुंच जाती है और फिर अपने पति की जान लेकर लौटती है। तो कायदे से अगर देखें तो आज के ज़माने में जो सावित्री का जो कहानी थी, हकीकत क्या इस महिला ने, जिसका नाम है गुड़िया। कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ से। लखनऊ यूनिवर्सिटी में गुड़िया अपनी पढ़ाई कर रही थी और वहीं एक उसके साथी अजीत सिंह, वो भी पढ़ाई कर रहा था। दोनों की कॉलेज में मुलाकात होती है, नज़रें मिलती हैं, दोनों में प्यार होता है, दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले तैयार नहीं थे। गुड़िया के जो फादर हैं वो जेलर थे, थोड़े सख्त मिजाज के भी। तो जब गुड़िया ने उनके सामने अजीत के बारे में बताया तो वो तैयार नहीं हुए। अजीत के फैमिली वाले भी तैयार नहीं हुए, लेकिन दोनों ठान चुके थे, बहुत आगे निकल चुके थे। उन्होंने कहा शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे, और फिर वही हुआ। गुड़िया ने अजीत से शादी कर ली, दोनों अपना खुशी खुशी रहने लगे। उसके बाद वो दिल्ली की तरफ आते हैं और अजीत चूँकि पढ़ने में होशियार, तो अजीत सिंह की ग्रेटर नोएडा में एक लेक्चरर के तौर पे नौकरी लग जाती है। अजीत और गुड़िया अपना दोनों खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उसी वक्त फिर उनको एक बेटा भी होता है। तब ये 2 से 3 हो चुके थे, ग्रेटर नोएडा में रहते थे, सब कुछ ठीक ठाक था, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन तभी 6 अगस्त 2010, 6 अगस्त 2010, अजीत सिंह किसी काम से आगरा गए थे ग्रेटर नोएडा से। और ग्रेटर नोएडा से आगरा जाने का मतलब है लगभग 2-3 घंटा। अब तो कम लगता है क्योंकि एक्सप्रेसवे बन गया। लेकिन वो किसी काम से गए आगरा, और आगरा में अपना काम खत्म करने के बाद 6 अगस्त को दोपहर को अजीत सिंह गाड़ी से अपने वापस ग्रेटर नोएडा लौट रहे थे। लेकिन जब वो ग्रेटर नोएडा लौट रहे थे, उसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने लिफ्ट मांगी, गाड़ी रोक दी उन्होंने, अकेले थे। जब गाड़ी रोकी तो लिफ्ट जो ले रहे थे 2 लोग, उसके बाद 1-2 और आ गए। फिर उन्होंने पिस्टल दिखाई और उसी गाड़ी में अजीत सिंह को किडनैप कर लिया। उसके बाद वो उसे लेकर पास के इलाके में जाते हैं, जंगल में, और वो फिर उस बता भी देते हैं कि हम लोग डाकू हैं, तुम किडनैप हो चुके हो। जिन लोगों ने जो किडनैप किया था वो चंबल के भीमा गैंग के लोग थे। उस वक्त चंबल में भीमा गैंग का एक नाम था। तो भीमा गैंग अजीत सिंह को किडनैप करता है, उसके बाद लेके जाता है चंबल के पास, और वहाँ जाने के बाद वो कुछ दूसरे लोगों को के हवाले कर देता है अजीत सिंह को। जिन दूसरे लोगों के हवाले किया वो था मुखिया का गैंग। तो चंबल में ये एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, एक गैंग किडनैप करता है और दूसरे को बेच देता है। फिर वही जो दूसरा जो ख़रीदता है वो उस किडनैप हुए शख्स के घर वालों को फ़ोन करके उससे डायरेक्ट फिरौती वसूलता है। तो ये होता है कि आपने किडनैप किया, आपने उसकी वैल्यू निकाली कि इसके घर वाले 5, 10, 15 लाख रुपए दे देंगे। मान लीजिए अगर 10 लाख देने की हैसियत है, तो जिसने किडनैप किया वो सामने वाले को कहेगा कि ये 10 लाख मिलेगा, 5 लाख तू रख ले। तो 5 लाख में बेच देता है। जब फिरौती की रकम आती है तो 5 लाख उसको मिल जाता है, 5 इसको। तो ये अलग अलग गैंग काम करते हैं। इसका एक टर्म है पकड़वा भी, एक पकड़ता है दूसरे को बेच देता है। तो अजीत सिंह को पकड़ा भीमा गैंग ने, लेकिन आगे चलकर इन्होंने मुखिया गैंग को उसको बेच दिया। अब मुखिया गैंग की कस्टडी में अजीत सिंह। उसके बाद अजीत सिंह के घर वालों को 6 अगस्त की ही शाम को एक कॉल आता है। अजीत सिंह से जाहिर सी बात है नंबर लिया गया, और जो फ़ोन किया जाता है वो गुड़िया को किया जाता है, अजीत सिंह की वाइफ को। फ़ोन करने वाला बताता है कि मैं चंबल से बोल रहा हूँ, मुखिया गैंग से हूँ, डाकू हूँ, और तुम्हारे पति को हमने उठा लिया है, और अगर इसकी जान की सलामती चाहती हो तो 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो, हम दोबारा फ़ोन करके बताएंगे वो पैसे कब कहाँ लेकर आने हैं। इसके बाद फ़ोन कट जाता है। अब जाहिर सी बात है गुड़िया परेशान हो जाती है, इससे पहले उसको कोई खबर नहीं थी। अब गुड़िया इधर उधर फ़ोन करती, पता करती कि वाकई उसके पति को किडनैप कर लिया गया। आगरा पता करती है तो पता चला वहाँ से दोपहर को ही निकल गए। लंबा रास्ता इतना था नहीं, घर पहुँच जाना चाहिए, घर वो पहुँचते नहीं हैं।
तो अब थक हार कर वो अपने सारे रिश्तेदारों को, तमाम लोगों को फ़ोन करती है। बट रैंसम के लिए जिसने कॉल किया था उसने एक लाइन जो हमेशा की तरह होता है वो ये कहा था कि अगर तुमने पुलिस की मदद ली या पुलिस को बताया तो फिर तुम अपने पति की जान की जिम्मेदार खुद होगी। तो गुड़िया डर गई थी इस बात से। उसने बाकी सबसे तो बात की लेकिन पुलिस को कहा कि हम नहीं बताएंगे। और बाद फिर दोबारा फ़ोन आता है। ये गिड़गिड़ाती है कि 10 लाख रुपए बहुत ज़्यादा है, हमारे पास इतने पैसे का इंतजाम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उधर से कहा जाता है कि नहीं, इससे कोई पैसे, एक भी पैसे कम नहीं होंगे, तुम्हें करना है अगर, वरना तुम्हारे पति को मार देंगे। इसके बाद तीसरी बार फ़ोन आता है। फिर गुड़िया कहती है कि पैसे इतने नहीं है, कम कर दें। तो उधर से कहता है कि आप अपना चाहो तो मकान बेच दो, जेवर बेच दो, लेकिन 10 लाख ही लेकर आना है। गुड़िया बताती है कि वो तो खुद किराए के घर में रह रही है ग्रेटर नोएडा में, उसका अपना मकान भी नहीं है। फैमिली की बताती है किस तरह से घर वालों से नाराज़ होकर उसने शादी की थी। लेकिन डाकू तस से मस नहीं होते, वो 10 लाख रुपए से नीचे उतरने को तैयार नहीं थे। इस दौरान गुड़िया टोटल 42 बार 42 टाइम्स डाकुओं का फ़ोन आता है और गुड़िया उनसे बात करती है। 42 के 42 बार गुड़िया सिर्फ एक ही चीज़ कहती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, जो भी उसकी जमा पूंजी है, जो जेवर है, वो सब बेच के वो दे देगी, पर 10 लाख रुपए का इंतज़ाम वो नहीं कर सकती। लेकिन डाकू मानते नहीं हैं। अब दिन बीतता जा रहा था। ये भी था कि कहीं नाराज़ होकर डाकू अजीत सिंह को नुकसान ना पहुंचा दे, उसे मार ना दें। बट गुड़िया लगातार ये भी कह रही थी कि मैं किसी तरह से कहीं से उधार लेकर भी मैं कोशिश करूँगी। लेकिन वो लास्ट में गिड़ाती रही। डाकुओं ने फिरौती की रकम कम नहीं की और 10 लाख ही बोला। और आखिरी जब 42 कॉल हो गए तब डाकुओं ने कहा कि अब बहुत मोल तोल हो गया, 10 लाख रुपए लेकर पहुँचो, वरना अब इसको मार देंगे। और जो जगह बताई गई वो राजस्थान के धौलपुर की एक जगह थी कि धौलपुर में एक फलाने जगह पे पहुंचना, वहाँ हमारे लोग आएंगे और जो भी पैसे लेकर आएगा वो हम तक पहुंच जाएगा। वो लोग जो है उसको हमारे तक ले आएंगे और फिर अजीत सिंह को रिहा कर देंगे। तो 42 बार नेगोशिएशन के बाद, बातचीत के बाद डाकू टस से मस नहीं हुए 10 लाख से नीचे। इधर गुड़िया की परेशानी ये कि पैसे थे नहीं, किराए का घर, लेक्चरर अजीत सिंह, सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं, ऊपर से एक बेटा, खर्च भी, सब कुछ। तो इन सारी परेशानियों ने, दूसरा एक और भी कि मैं अपने मतलब पिता और बाकी से किसी से इस तरह मदद नहीं लूँगी पैसे की, क्योंकि जो उसने अपने फ़ैसले लिए थे शादी के वो उससे अलग था। और उस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी कि ठीक है तुम अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही हो, लेकिन फिर ज़िंदगी में कभी इधर हमसे कुछ उम्मीद मत रखना। तो वो बात भी उसके सामने थी, लेकिन एक तरफ सुहाग भी था, उसकी ज़िंदगी भी बचानी थी। तो इन सारी चीज़ों ने गुड़िया को अजीब तरीके से एक परेशान कर दिया। लेकिन इसी दौरान में उसको एक हिम्मत भी दी। 42 कॉल के बाद जब उसे लगा कि अब वक्त बीतता जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, और उसे पहली बार अब बता दिया गया था कि राजस्थान के धौलपुर में इतने बजे इतने तारीख को पहुंचो, वहाँ हमारे लोग आएंगे और वो लोग वहाँ तक ले जाएंगे, तो जो भी फिरौती की रकम लेकर आएगा। पैसे का इंतज़ाम हुआ नहीं, डाकू मानने को तैयार नहीं थे कि कम करेंगे। तो गुड़िया ने अचानक एक फ़ैसला लिया। उसके पास जितने भी पैसे थे जो इधर उधर से उसने जमा किए थे और जितने भी उसके जेवर थे अपने, उसने सारे उन चीज़ों को एक बैग में रखा, बैग उठाई और ग्रेटर नोएडा से उसने सीधे बस पकड़ी राजस्थान के धौलपुर के लिए, अकेली, बिना किसी को घर में बताए, बिना किसी रिश्तेदार को बताए, बिना किसी दोस्त को बताए, बिना किसी पुलिस वाले को बताए। अपने पति की ज़िंदगी को बचाने के लिए उसने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उसने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, मैं अकेले ही जाऊंगी, क्योंकि पैसे का इंतज़ाम हो नहीं रहा है और मोहलत मांगी नहीं जा सकती, अजीत की जान खतरे में पड़ सकती है। तो एक पत्नी ने अपने सुहाग को बचाने के लिए फिर वो कदम उठाया जो हम आप सोच नहीं सकते। चंबल की बात करना अलग बात है, जिन लोगों ने चंबल को जाकर देखा, और ख़ास तौर पे जब वो अंधेरा और सन्नाटा हो जाए तो अच्छे अच्छों की हवा ख़राब हो जाती है। और ख़ास तौर पे अगर ये हो कि चंबल के अंदर बहुत सारे ऐसे गैंग्स हैं, डाकू हैं, अकेला देख को के किसी को भी उठा सकते हैं, मार सकते हैं। ऐसी जगह पर अकेले निहत्थे एक औरत अपने पति की जान बचाने के लिए जाने का फैसला करती है। ग्रेटर नोएडा से बस पकड़कर वो धौलपुर पहुंचती है। धौलपुर में बस से उतरकर वो उस जगह का पता पूछती है जहाँ पर उसे कहा गया था पहुँचने के लिए। वहाँ पहुँचती है, करीब 1 घंटा वहीं पे खड़े होकर इंतज़ार करती है। 1 घंटे के बाद एक शख्स आता है, करीब पता था, वो बताता है कि अजीत सिंह के लिए आए। बताती है हाँ। तो पहले तो वो हैरान हो जाता है, उसे लगता है कि पैसे लेकर कोई पुरुष आएगा, कोई मर्द आएगा, उसके बाद उससे लेंगे फिर ले जाएंगे। बट एक अकेली औरत को देखकर उसकी भी हवा ख़राब हो जाती है कि ये क्या है। लेकिन खैर उसने कहा कि पैसे लाई हूँ। उसने कहा ठीक है। इसके बाद उसका पीछा ना हो रहा है या पुलिस को उसने ना बताया हो, तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं
फिर उसने धीरे से उससे कहा कि तुम धीरे धीरे आगे बढ़ो और चलते रहो जब तक हम ना गए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। फिर दूसरा शख्स मिला, पहला वाला हट गया, फिर दूसरे ने उसको फॉलो करवाया। उसके बाद फिर उसको गाड़ी में बिठाया गया, और गाड़ी में बिठाने के बाद, ये सारी बात है दोपहर की, करते करते शाम हो गई। उसके बाद गाड़ी जो है चंबल के जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वहाँ वो गाड़ी रुकती है। अब इसके बाद चूँकि चंबल में आपको पहले ही बताया, घोड़ा गाड़ी ये नहीं दौड़ सकती क्योंकि वहाँ पे टीले हैं ऊबड़ खाबड़। तो गाड़ी से उतरने के बाद अब अंधेरा होने वाला है, और गुड़िया अकेले उन डाकुओं के जो भी एजेंट थे, मुखबिर थे, उनके साथ अब पैदल ही चल पड़ती है। 10 किलोमीटर तक वो पैदल चलती है चंबल के अंदर। जाहिर सी बात है कई घंटे लगे। अंधेरा, अनजान लोग, और चंबल के अब अंदर लगातार जा रहे हैं, लेकिन उसे कोई डर नहीं लगा। सिर्फ उसका ये था कि उसके पति को उसे देखना है, उसे वापस बचाकर जिंदा लेकर अपने साथ जाना। एक यही धुन थी जिसने उसके सारे खौफ, सारे डर को ख़त्म कर दिया था। 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुखिया गैंग के अड्डे पर वो पहुंचती है। वहाँ पे करीब उस वक्त 20-25 जो मुखिया गैंग के डाकू थे, हथियारों के साथ वहाँ डेरा डाले हुए थे, बैठे हुए थे। और मुखिया गैंग के ये जो लोग, जो मुखबिर थे, जब ये गुड़िया को लेके वहाँ पहुँचते हैं तो सारे लोग तो पहले तो गुड़िया को देख के दंग रह जाते हैं कि एक औरत, फिर उन्हें लगता है साथ में कोई और होगा। बातचीत होती है, खुसर फुसर, पता चला कि नहीं ये तो अकेली है। पता चला धौलपुर से ही अकेली है और ग्रेटर नोएडा से भी अकेली चली है। डाकुओं ने जब ये देखा और उन्हें पता चला कि ये अकेली थी, हर डाकू सन्न था सिर्फ गुड़िया के इस बहादुरी के कदम पे कि एक औरत, एक पत्नी अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर चंबल जैसे बीहड़ इलाके में अकेली आई है। 10 किलोमीटर पैदल चलकर आई है, अनजान लोगों के साथ आई है, और सिर्फ एक धुन और एक जिद पर आई है कि वो अपने पति को लेकर जाएगी। कहते हैं कि जब वो डाकुओं ने उसे देखा रात के इस आलम में अकेली, तो उनमें से हर एक हैरान भी था, सन्न भी था, और उसके बाद सारे को समझ में नहीं आ रहा था उन लोगों को कि वो क्या करें। लेकिन जो सरदार था उस गैंग का, वो खुद उसके पास आया, हाथ जोड़ा, गुड़िया के पैर छुए, और उसने कहा कि हमने कभी आज तक लाइफ में ऐसा सोचा नहीं। फिर जितने डाकू थे उन सब ने, कहते हैं कि एक एक कर पैर छुए। चूँकि गुड़िया उसके बाद आई, इंटरव्यू दी उसने, हम लोगों से भी बात की, शो भी बनाया था, तो ये गुड़िया के ही पूरे बयान थे। कुछ डाकू के तो आंखों में आंसू आ गए थे कि ऐसा भी हो सकता है कि एक पत्नी अपने पति को बचाने के लिए चंबल अकेली चली आई बिना डरे हुए, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, उसकी इज्जत पे आँच आ सकती है। लेकिन वो ये सब चीज़ सोची ही नहीं। इसके बाद इसका असर ये हुआ कि बुरे लोगों में भी दिल अच्छा होता है। इस एक अकेली महिला की इस भावना को देखते हुए उन सारे डाकुओं का मन बदल गया। जो सरदार था उसने उसी वक्त गुड़िया को अपनी बहन बनाया। उसने बोला कि मैं तुम्हें आज बहन का दर्जा देता हूँ, लेकिन बोला पेशे से मजबूर हूँ तो फिरौती तो लूँगा। तो गुड़िया जो है जितना अपना वो जमा करके ले गई थी, वो 10 लाख तो नहीं थे, बहुत कम थे। अगर 10 लाख होते तो शायद वो किसी और को भेजती, पर उसे मालूम था कि इतने नहीं होंगे, तो इसलिए वो कि शायद उसकी दुख भरी कहानी सुन लें या शायद उसको देखकर उसके पति को छोड़ दें, ये मान के वो जितना भी इंतज़ाम कर सकती थी, कुछ लाख रुपए, कुछ जेवर अपने, वो सब लेके पहुंच गई थी। उसने वो पोटली दी सरदार को। सरदार ने उसे बहन भी बना लिया था, बहन का दर्जा भी दिया था, बट उसने फिरौती ली। लेकिन उसके बदले में फिर इन दोनों को जब विदा किया, बाकायदा वो लोग छोड़ने आए चंबल के बॉर्डर तक, तो गुड़िया को डाकू के सरदार ने 5100 रुपये शगुन के तौर पे दिए और कान की बाली दी और बोला कि एक भाई की तरफ से है। फिरौती जो है वो हमारा पेशेवराना मजबूरी है, लेकिन ये एक रिश्ते की वजह से है। उसके बाद 5100 दक्षिणा मतलब शगुन और ये बाली देकर अजीत सिंह के साथ विदा किया। गुड़िया अपने पति को बाहिफाजत वहाँ से लेकर आई। फिर वो वहाँ से दिल्ली पहुँची, दिल्ली से ग्रेटर नोएडा पहुँची, और जब वो ग्रेटर नोएडा पहुँची तो उसके बाद जिस फ़ोन पे उसके फिरौती के लिए कॉल आते थे, उसी फ़ोन पे एक और फिर कॉल आया, और वो कॉल इस बार उसी गैंग के सरदार का था। वो सिर्फ पूछने के लिए कॉल किया था कि तुम दोनों घर पहुँच गए कि नहीं हिफाजत से। फिर इसने बताया कि हिफाजत से पहुँच गए। तब उन्होंने उसको दुआएँ दी, फ़ोन रखा। फिर ये गुड़िया की सारी कहानी अब तक पुलिस को भी नहीं मालूम था। जब ये सब कुछ हो गया, फिर गुड़िया की कहानी ज़माने के सामने आई, फिर मीडिया पहुंची, फिर पुलिस पहुंची, और पुलिस ने भी फिर गुड़िया के इस पूरी हिम्मत की दाद दी।
एक पत्नी अपने पति को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, ये सिर्फ सावित्री और सत्यवान की कहानी में नहीं है, बल्कि ये आज के दौर में भी हो सकता है। ये इसकी बेस्ट मतलब बानगी थी इस कहानी की। गुड़िया, अजीत, उसके बेटे तीनों आज खुश हैं, एक साथ रह रहे हैं। और एक चीज़ ये भी कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद गुड़िया के घर वाले जो शादी को लेके कुछ उस वक्त ऐसी चीज़ें हुई थी, इस इंसिडेंट ने उनके भी सोच को बदल दिया और कहते हैं कि उसके बाद रिश्ते और अच्छे हो गए। तो ये एक मिसाल है। कई बार फिर वही मैं कहता हूँ कि जो बहुत सारे लोग कहते हैं कहानी के साथ कुछ चीज़ें मिसाल की होती कि अगर कोई ठान ले तो दुनिया में कुछ भी कर सकता, वरना आप ईमानदारी से, मैं चूँकि कम से कम आधा दर्जन बार चंबल जा चुका हूँ, हाँ, दिन में भी वहाँ डर लगता है, इसलिए कि सन्नाटा, अलग अलग टीले। और डर इस बात का नहीं कि कोई मार देगा, डर इस बात का कि पता नहीं कौन कब कहाँ से आ जाए और किडनैप करके उठा के ले जाए, और फिर पता नहीं किस किस हाल में आपको रखे। और कई कई दिनों, क्योंकि चंबल में डर भी नहीं रहता कि किडनैप किए हुए कोई 1-2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकता, आपको महीनों रखता है। अब महीनों रखते हैं लोगों को, फिर भागते हैं, फिर कहीं पे रुक जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, खाने और पीने का कोई ठिकाना नहीं। तो दिन में भी वहाँ पे गाड़ी या पैदल जाने में आपको जैसे ही लगता है ये बाहरी आदमी है, बाहर से आया है, तो ख़तरा है। और सोचिए कि उस सिचुएशन में एक औरत अकेली अनजान लोगों के साथ 10 किलोमीटर पैदल चलकर चंबल के बीहड़ के अंदर जाती है, सिर्फ इसलिए कि अपने पति को ज़िंदा वापस लेकर आना है, और ज़िंदा वापस लेकर आती है। तो वाकई ऐसी बहादुर औरतों को सलाम है और इनकी हिम्मत को सलाम है। तो ये कहानी बहुत सारे इंस्पिरेशन देता है, इसलिए मैंने आज मुझे लगा कि ये सुनानी चाहिए। तो ये थी कहानी गुड़िया और अजीत की। और शायद चंबल में इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती कि चंबल में बहुत सारे किडनैपिंग के केसेस हुए हैं, बहुत सारे लोग फिरौती देने के लिए गए, अपने को वापस लेकर भी आए हिफाजत से, लेकिन ऐसी कहानी चंबल के इतिहास में दूसरी नहीं मिलती, जहाँ एक औरत, जहाँ एक पत्नी अकेली जाती है, निहत्ती जाती है और अपने पति को लेकर आती है, और डाकुओं की आंखों में आंसू आ जाता है कि ये कैसी औरत है, कहाँ से इतनी हिम्मत आई। तो ये थी कहानी। इस कहानी के ऊपर आपके जो भी सवाल होंगे आप दीजिएगा, मैं ज़रूर लूँगा। लेकिन अभी मैं कुछ नोट करके आज लाया, ताकि बहुत सारे लोगों की शिकायत भी थी कि आप हमारा मेल नहीं लेते, सवाल नहीं लेते। एक तो 2 चीज़ें हैं, ख़ासतौर पर शुरुआत करूँगा मैं, विकास सिंह हैं और दूसरे कुमार गौरव। इन दोनों का सवाल ये था लखनऊ की स्टोरी को लेकर कि जब जो साकेत था, जब वो घर से सुबह से रात तक निकला नहीं, और तो फिर स्कूटी किसने पार की थी सुवर्णा की। मैंने उस दिन कहानी भी सुनाई थी कि साकेत और उसका एक कज़न था जो मामा का बेटा था। तो मामा का बेटा चूँकि वहाँ साथ नहीं रहता था लेकिन आता जाता था, तो स्कूटी जो थी वो साकेत के कज़न ने जाकर पार्किंग में पार्क की थी, और उसको पार्क करने के लिए साकेत नहीं कहा था। चूँकि दोनों मर्डर में साथ इन्वॉल्व थे, किडनैपिंग में दोनों साथ इन्वॉल्व थे, तो इसलिए पूरी प्लानिंग उन्होंने साथ ही रची थी। एक जेपी हैं, इन्होंने कहा था कि रंगा बिल्ला की कहानी सुनाए, तो जेपी साहब रंगा बिल्ला की कहानी सुना चुका हूँ, और क्राइम तक के ही आप लिस्ट में जाएंगे तो आपको वो कहानी ज़रूर मिलेगी। आर्ष भट्ट हैं, ये सेलुलर जेल इंसिडेंट के बारे में कहानी सुनना चाहते हैं।